एक तरफ अलकायदा से जुड़े आतंकी गुट हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य कट्टू शरिया व्यवस्था लागू करना है, और दूसरी तरफ तुआरेग अलगाववादी हैं जो अपने लिए एक अलग और धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, मतलब सेक्युलर। एग्जैक्टली। विचारधारा के हिसाब से तो इन दोनों को एक दूसरे के खून का प्यासा होना चाहिए, लेकिन माली में आज ये दोनों मिलकर रशियन भाड़े के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। खेल पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल। शुभ प्रभात। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज हम एक बेहद संयमित और तथ्यात्मक शुरुआत कर रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। वेस्ट अफ्रीका क्षेत्र और विशेष रूप से माली की वर्तमान और बेहद नाजुक हालात पर आज हम विश्लेषण करेंगे। हाँ, और श्रोताओं को बता दें कि ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा बनाया गया है, जो कि एक एआई पावर्ड न्यूज एप्लीकेशन है। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण का शीर्षक है माली ऑन द ब्रिंक, JNIM एडवांसेस एज रशियन फोर्सेस रिट्रीट फ्रॉम कीडाल। क्षेत्र है वेस्ट अफ्रीका और आज की तारीख है 13 मई 2026। इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले स्टाइलो न्यूज एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा परिचय देना जरूरी है। देखिए, स्टाइलो न्यूज दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। राइट। स्टाइलो इंटेल ऑप्स कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका उपयोग सरकारी एजेंसियों, सैन्य बलों और बड़े व्यापारिक संगठनों द्वारा इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आम श्रोताओं के पास अब एक ऐसा शक्तिशाली टूल उपलब्ध है जो ग्लोबल डिसीजन मेकर्स यानी वैश्विक नेताओं के फैसले लेने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल सही। ये एडवांस तकनीक अब सभी संचालनकर्ताओं के लिए सुलभ है। आइए इस मुद्दे को खोलते हैं। इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य पिछले 2 हफ्तों के घटनाक्रम और पैटर्न्स को बारीकी से समझना है, उनके पीछे के कारणों को उजागर करना और जमीनी हालात पर अलग-अलग नजरियों को बिना किसी पक्षपात के प्रस्तुत करना है। हाँ, लक्ष्य घबराहट फैलाना नहीं, बल्कि तथ्यात्मक जागरूकता लाना है। तो कहानी की शुरुआत 25 और 26 अप्रैल के उन भयानक हमलों से होती है जिन्होंने माली के सैन्य ढांचे को हिलाकर रख दिया। स्रोतों के मुताबिक जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन यानी JNIM। हाँ, JNIM, जो कि एक अलकायदा सहयोगी गुट है, और तुरारेग अलगाववादियों के आजाद लिबरेशन फ्रंट, जिसे FALF कहते हैं, उन्होंने मिलकर संयोजित हमले किए, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। राइट। इन्होंने बमाको, कटिगांव, किडाल और सेवरे जैसे 6 शहरों को एक ही वक्त पर निशाना बनाया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि माली के रक्षा मंत्री सादियो कमारा की कटी में एक कार बॉम्ब धमाके में मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। इसके अलावा तहसीलत सैनिया बेस को तो बिना लड़े ही बागियों को सौंप दिया गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शतरंज के बोर्ड पर राजा को एक ही वक्त में अलग अलग दिशाओं से घेर लिया गया हो। हाँ, और इन हमलों का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। काती कोई आम शहर नहीं है। देखिए, ये माली के सैन्य शासन यानी जुंता का केंद्र है, उनका सबसे सुरक्षित किला। राइट। काती के अंदर रक्षा मंत्री की हत्या होना ये दर्शाता है कि सुरक्षा चक्रव्यूह पूरी तरह से टूट चुका है, और 43 जैसे महत्वपूर्ण बेस का बिना गोली चलाए समर्पण करना सेना के अंदर गिरे हुए मनोबल को दिखाता है। मतलब मोराल पूरी तरह डाउन है वहां। एग्जैक्टली। ये हमले सिर्फ अचानक हुई घटनाएं नहीं हैं, बल्कि महीनों की रणनीतिक तैयारी का नतीजा है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक उलझन है। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया, एक गुट कट्टरपंथी जिहादी है और दूसरा अपनी जमीन चाहता है। हाँ। इनके लक्ष्य तो बिल्कुल उलट है ना। तो जमीन पर इनका गठबंधन काम कैसे कर रहा है? क्या ये आपस में नहीं टकराते हैं? देखिए, यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो इसी सवाल में छुपी है। JNIM और FLA का आपस में जुड़ना एक विचारधारात्मक गठबंधन नहीं है। ये एक पूरी तरह से तकनीकी रणनीति है, टैक्टिकल मूव। अच्छा। इसे ऐसे समझें कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इन दोनों का एकमात्र लक्ष्य माली की सेना और वहां मौजूद रशियन फोर्सेस को बाहर निकालना है। तो एक बार जब वो सेना को पीछे धकेल देंगे, तब संभव है कि वो आपस में लड़े? बिल्कुल। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए हैं ताकि एक बड़े दुश्मन को हराया जा सके। JNIM ने अपनी ताकत दिखाते हुए राजधानी बमाको की नाकाबंदी कर दी है, ब्लॉकेड लगा दिया है। उनका मकसद सेना की आपूर्ति काटना और उन्हें घुटनों पर लाना है। लेकिन एक सवाल और है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सेना खुद अपने ही सैनिकों की मिलीभगत की जांच कर रही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
जब सेना के अंदर ही इतना बड़ा विश्वासघात हो, तो क्या वो इन गठबंधनों का सामना कर सकती है? जहां तक सेना के अंदर मिलीभगत का सवाल है, ये दिखाता है कि सेना एकजुट नहीं है। सुरक्षा बलों के अंदर ही ऐसे धरे हैं जो शायद सैन्य शासन से नाराज हैं या फिर आतंकियों से डरे हुए हैं। राइट। इस आंतरिक टूट-फूट के साथ एक संगठित युद्ध लड़ना लगभग असंभव हो जाता है। ये स्थिति सेना के लिए वाकई एक बेहद खतरनाक मोड़ है। जमीनी सेना जब इस तरह से अंदर और बाहर से टूट रही हो, तो लाजमी है कि राजनीतिक स्तर पर इसका असर दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। तो इस मुद्दे के अगले पहलू पर चलते हैं। आइए देखते हैं कि देश को चलाने वाले नेता इस संकट का सामना कैसे कर रहे हैं। सत्ता और शक्ति का संतुलन अचानक से डगमगा गया है। हाँ, संकट इतना बड़ा है कि जुंता नेता जनरल असीमी गोइता ने रक्षा मंत्रालय का पदभार अब खुद संभाल लिया है। उनका नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है ना, वो सैन्य समाधान पर ही जोर दे रहे हैं। उन्होंने किसी भी आतंकी गुट से बात करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। सही कहा, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रशियन अफ्रीका कोर्स, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे पहले वैगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता था, उनका किडेल शहर से पीछे हटना एक बहुत बड़ा तथ्यात्मक मोड़ है। तो अफ्रीका कोर्स वहां से निकल रही है? हाँ, अफ्रीका कॉर्प दावा कर रही है कि ये सिर्फ एक तकनीकी वापसी है। उन्हें अपने घायल सैनिकों को निकालना था, लेकिन तुआरेग अलगाववादी गुट, जिसे FLA कहते हैं, वो इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है। लेकिन सेना और अफ्रीका कॉर्प्स का किदाल से हटना अपने आप में एक बड़ा झटका तो है ही। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो किदाल से रशियन फोर्सेस का हटना सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व है। वो कैसे? किदाल शहर हमेशा से तुआरेग विद्रोह का केंद्र रहा है। जुंटा सरकार का सबसे बड़ा वादा ही यही था कि वो फ्रांस की सेना को बाहर निकालकर रशियन फोर्सेस को लाएंगे और देश में सुरक्षा कायम करेंगे। राइट। अब अगर रशियन फोर्सेस भी किदाल को नहीं बचा पा रही हैं, तो ये जुंटा सरकार की वैधता पर सीधा सवाल उठाता है। लेजिटिमेसी पर सवाल है ये। प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन असल में ये दिखाता है कि इंटरनल पावर डायनामिक्स कितने अस्थिर हो चुके हैं। एग्जैक्टली। जब देश का प्रमुख नेता सैन्य ऑपरेशंस को खुद माइक्रो मैनेज करने लगे, तो इसका साफ मतलब है कि उसे अपने कमांड स्ट्रक्चर पर पूरा भरोसा नहीं है। एक तरह का पैरानोया, यानी असुरक्षा की भावना शासन के अंदर घर कर चुकी है। बिल्कुल। और इसी अस्थिरता के बीच पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया भी ध्यान देने लायक है। अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स यानी AS, जिसमें माली, नाइजर और बुकीना फासो शामिल हैं, उन्होंने उत्तरी माली में संयुक्त हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जॉइंट एयर स्ट्राइक्स। वेट, हवाई हमले? और मैंने सुना है नाइजर ने तो माली के समर्थन में 4 मई को राष्ट्रीय उपवास का दिन भी घोषित कर दिया। फास्टिंग कर रहे हैं वो। एक तरफ सेना जमीन पर पीछे हट रही है और दूसरी तरफ पड़ोसी देश हवाई हमले कर रहे हैं और उपवास रख रहे हैं। इस पूरे दृश्य का क्या अर्थ निकलता है? देखिए, AS का हवाई हमले करना यह दर्शाता है कि पड़ोसी मिलिट्री जंटाइज बेहद घबराई हुई हैं। उन्हें पता है कि बॉर्डर सिर्फ नक्शों पर हैं, असल जमीन पर नहीं। मतलब आग उनके घर तक भी पहुंच सकती है। सही कहा। अगर माली गिरा तो आतंकवाद और विद्रोह की आग उनके देश में भी पहुंचेगी। लेकिन यहां एक धोखा भी है। हवाई हमले दिखने में शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन बिना जमीनी नियंत्रण के आतंकी गुटों को सिर्फ हवाई हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ दिखावा है? एक तरह से हाँ। ये एक ऐसी रणनीति है जो खोखलापन छुपाने के लिए बनाई गई है। नीजर का उपवास रखना एक भावनात्मक और राजनीतिक संदेश जरूर है, जिससे दोस्ती का प्रदर्शन होता है, लेकिन इससे जमीनी युद्ध की हकीकत नहीं बदलती। राइट। इगोस और AS की स्थिति अब उस संयुक्त परिवार की तरह हो गई है, जहां घर के 3 सदस्यों ने अपना अलग रसोई घर बना लिया है, और अब वो चाहते हैं कि उनकी इस आंतरिक लड़ाई में बाकी लोग शामिल ना हों। ये विभाजन संकट को कम करने के बजाय और उलझा रहा है। बिल्कुल। और ये उलझन अब सिर्फ माली या AS तक सीमित नहीं रह गई है। इस मुद्दे का अगला चरण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और नए खिलाड़ियों के प्रवेश से जुड़ा है। माली का ये संकट अब पूरे वेस्ट अफ्रीका और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ, इसका असर बहुत बड़ा है। पड़ोसी देश नाइजीरिया के सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक बेहद घबराहट भरी चेतावनी जारी की है। उनका तथ्यात्मक विश्लेषण कहता है कि अगर केडाल पूरी तरह गिरता है तो इसका एक भयानक डोमिनो इफेक्ट होगा, जो नाइजीरिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ सेंट्रल क्षेत्रों तक आतंकवाद और अस्थिरता को ले आएगा। और हम जानते हैं कि नाइजीरिया पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहा है। नाइजीरिया की चिंता पूरी तरह वाजिब है। वो कैसे? साहेल क्षेत्र का भूगोल ऐसा है कि वहां कोई प्राकृतिक रुकावट नहीं है। ये एक विशाल रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है।
जब किसी एक हिस्से में शक्ति का वैक्यूम बनता है तो वहां से हथियार और लड़ाके बड़ी आसानी से दूसरे क्षेत्रों में फैल जाते हैं। ओह, कि डाल का गिरना आतंकियों को एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना दे देगा जहां से वो पूरे पश्चिमी अफ्रीका पर हमला कर सकते हैं। सेफ हेवन मिल जाएगा उन्हें। एक और बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो है नए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की एंट्री। माली अपने सुरक्षा साझेदारों की तलाश में अब नए विकल्पों की तरफ देख रहा है और यहाँ टर्की एक नए खिलाड़ी के रूप में सामने आया है। बिल्कुल। श्रोताओं के अनुसार टर्की अब माली को एडवांस ड्रोन तकनीक और सैन्य ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोरक्को में अफ्रीकन लायन नामक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान 2 यूएस सैनिकों का लापता होना भी इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर सवाल खड़ा करता है। ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही बुर्किना फासो में TV5 मॉन्टे, जो कि एक फ्रेंच मीडिया नेटवर्क है, उस पर सरकारी पाबंदी लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है। AES ने सीधे तौर पर फ्रांस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, हालांकि फ्रांस इन आरोपों को नकारता है। राइट। तो जहां एक तरफ फ्रांस बाहर जा रहा है और रशिया पीछे हट रहा है, वहां टर्की का आना क्या मायने रखता है? इस सब का क्या मतलब है? ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सुरक्षा वैक्यूम पैदा होने का नतीजा है। जब फ्रांस जैसी पुरानी शक्तियों को बाहर किया गया तो माली की जुंता ने रूस का हाथ थामा। हाँ, लेकिन अब जब रशियन फोर्सेस भी कमजोर पड़ती दिख रही हैं तो टर्की इस मौके का फायदा उठा रहा है। टर्की के ड्रोन्स इसलिए आकर्षक हैं क्योंकि उनकी कीमत कम होती है और उनके साथ मानवाधिकार जैसी कोई शर्तें जुड़ी नहीं होती, जैसा कि पश्चिमी देशों के साथ होता है। ओह अच्छा, तो टर्की अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। टर्की अपने ड्रोन्स और हथियारों की सप्लाई के जरिए अफ्रीका में अपना क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और दूसरी बात, फ्रांस पर आरोप लगाना और फ्रेंच मीडिया को बैन करना AES देशों की एक जानी मानी रणनीति बन चुकी है। मतलब वो दोष किसी और पर डाल रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसी चाल है जिसके तहत वो अपनी आंतरिक विफलताओं का दोष बाहरी शक्तियों, खासकर पुराने औपनिवेशिक शासकों पर डालना चाहते हैं। जब जमीन पर हालात खराब होते हैं तो एक बाहरी दुश्मन खड़ा करना आम जनता को एकजुट रखने का सबसे आसान तरीका होता है। ये सारी कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो तस्वीर बेहद जटिल नजर आती है। जमीन पर सैन्य लड़ाई, राजनीतिक दरार और अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी के बाद आइए इस मुद्दे के एक और बेहद अहम पहलू पर ध्यान देते हैं, जो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है सूचना और मीडिया का नजरिया। आज के इस डिजिटल युग में संचार माध्यम और सोशल मीडिया की भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि बॉर्डर पर खड़ा सैनिक। यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस विश्लेषण में हम सिर्फ तथ्यों और अलग-अलग नजरियों को सामने रख रहे हैं। किसी भी पक्ष, विचारधारा या राजनीतिक झुकाव का समर्थन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। जब हम ट्रेडिशनल मीडिया स्रोतों की बात करते हैं तो NPR और फ्रांस 24 जैसे स्रोत तथ्यात्मक और तटस्थ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां घटनाओं को बिना किसी मिर्च मसाले के सीधे ढंग से बताया जा रहा है। राइट। लेकिन वही दूसरी तरफ स्पुतनिक और ज़ाफ्त्रा.ru जैसे रशियन स्रोत इस पूरे युद्ध को एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। वो इस कॉन्फ्लिक्ट को पश्चिमी साम्राज्यवाद यानी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ माली और रूस की एक संयुक्त जीत और संघर्ष के रूप में पेश कर रहे हैं। सही कहा। सूचना अब एक सीधा हथियार बन चुका है। मीडिया किस घटना को कैसे पेश करता है वही जनता का सच बन जाता है। एग्जैक्टली। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। स्पुतनिक और ज़ाफ्त्रा.ru का मकसद इस हार या तकनीकी वापसी को एक विचारधारात्मक जीत में बदलना है। अगर वो मानेंगे कि खिरदील से हपना उनकी कमजोरी है तो उनका पूरा नैरेटिव गिर जाएगा। इसलिए वो इसे औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ एक महान लड़ाई के रूप में दिखा रहे हैं। और अगर हम X यानी ट्विटर के सेंटिमेंट एनालिसिस पर ध्यान दें तो वहां की दुनिया 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ प्रो जनता और पैन अफ्रीकनिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं। हाँ, उनका क्या मानना है? ये लोग माली की सेना और रशिया की कोशिशों का जश्न मना रहे हैं। उन्हें सच में लगता है कि ये आतंकवाद और पश्चिमी दखलंदाजी के खिलाफ एक कामयाब और जरूरी लड़ाई है। लेकिन ठीक इसके उलट नाइजीरिया और शेष वेस्ट अफ्रीका के बाकी हिस्सों में बेहद घबराहट है। उन्हें डर है। बिल्कुल। वहां के लोग सेना की विफलता और अपने पड़ोस में एक नए जिहादिस्ट स्टेट के बनने के डर पर खुलकर गुस्सा और चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक ही घटना है, लेकिन उसकी व्याख्या में इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये पोलराइजेशन इस क्षेत्र की गहरी राजनीतिक और सामाजिक खाई को दर्शाता है।
पैन अफ्रीकनिस्ट को लगता है कि जुंता सरकार उन्हें सदियों की गुलामी से आज़ादी दिला रही है। राइट। उनके लिए सेना का नेता एक हीरो है जो पश्चिमी देशों को आंख दिखा रहा है। लेकिन पड़ोसी देशों के आम नागरिक, जिन्होंने आतंकवाद का दंश खुद सहा है, जिनके घर उजड़ चुके हैं, वो इस पूरी स्थिति को एक आने वाले तूफान की आहट समझ रहे हैं। उनकी चिंता कुछ और ही है। हाँ, उन्हें परवाह नहीं है कि कौन किस देश से आज़ादी ले रहा है। उनकी चिंता सिर्फ यह है कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। सूचना के इस रण क्षेत्र में सत्य अक्सर इन्हीं आवाज़ों के शोर में दब जाता है। सत्य का दब जाना ही इस पूरे संकट का सबसे दुखद पहलू है, क्योंकि सही जानकारी के बिना सही फैसले नहीं लिए जा सकते। तो अब जब इन सभी तथ्यों, जमीनी हालात, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और मीडिया के नजरियों को जोड़ लिया गया है, तो अगला कदम क्या है? आगे क्या होने वाला है, ये देखना होगा। भविष्य के पैमाने पर देखें तो आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा की जा सकती है? स्रोतों के आधार पर और पैटर्न्स को एनालाइज करके आगे क्या होने की संभावना है? डेटा और हाल ही के पैटर्न्स को देखते हुए 3 मुख्य बातें हैं जिन पर आगे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, माली की सेना और ASE गठबंधन द्वारा उत्तरी क्षेत्रों में और ज्यादा हवाई हमले और काउंटर ऑफेंसिव्स की अपेक्षा की जानी चाहिए। मतलब और हमले होंगे? हाँ, जुंता सरकार अपना खोया हुआ क्षेत्र, खासकर किडाल और टिसालिट जैसे महत्वपूर्ण सैन्य बेसिस वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, भले ही इसमें आम नागरिकों का नुकसान हो। और दूसरी बात जो बेहद चिंताजनक है, वो है नाइजीरिया, बेनिन और नाइजर के 3 बॉर्डर एरिया पर खतरा। ये वो जगह है जहां इन तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं और जहां सरकारी नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। तो वहां आतंकवादी आसानी से पनप सकते हैं? एग्जैक्टली। JNIM और दूसरे गुट इस खाली जगह का फायदा उठाकर आतंकवादी गतिविधियों को फैलाना चाहेंगे। इस वजह से इन देशों की सीमा सुरक्षा में आने वाले दिनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और तीसरा पैटर्न क्या कहता है? तीसरा, JNIM द्वारा बैमाको के आसपास जो नाकाबंदी लगाई गई है, उससे और सख्त करने का प्रयास हो सकता है। बमाको एक बड़ा शहर है जिसे बाहर से आने वाले खाने और दवाइयों की सख्त जरूरत होती है। अगर आपूर्ति रोकी जाती है तो इससे न सिर्फ राजनीतिक धैर्य टूटेगा बल्कि एक भयानक मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बिल्कुल सही कहा। इन संभावनाओं को सुनकर स्थिति और भी जटिल और चिंताजनक लगती है। इन्हीं मुख्य खबरों और भौगोलिक क्षेत्रों पर हमें आगे बारीकी से नजर रखनी होगी। 3 बॉर्डर एरिया की गतिविधियां, AES के हवाई हमले और बामाको की स्थिति। हाँ, इन सब पर नजर रखना जरूरी है। इस चर्चा का उद्देश्य इन आने वाली घटनाओं को लेकर घबराहट पैदा करना नहीं है, बल्कि आगाह और जागरूक करना है, ताकि आगे की खबरें आने पर उनके पीछे का पूरा संदर्भ और इतिहास समझा जा सके। सही कहा, संदर्भ के बिना कोई भी खबर सिर्फ अधूरी जानकारी होती है। माली और वेस्ट अफ्रीका का ये संकट सदियों पुरानी समस्याओं, औपनिवेशिक इतिहास, भूपॉलिटिक्स और संसाधनों की लड़ाई का एक जटिल मिश्रण है। इसे सिर्फ एक सरल, अच्छे और बुरे दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। इसके साथ ही आज के इस गहन विश्लेषण को विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है कि ये चर्चा तथ्यात्मक, रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी। एक बार फिर से याद दिला दें कि आज का ये बेहद गहन विश्लेषण और सारा डेटा स्टाइलो न्यूज़ पर आधारित था। हाँ, स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जहां संचालनकर्ता खुद अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार पर्सनल इंटेलिजेंस ब्रीफ्स कस्टमाइज कर सकते हैं। सैकड़ों ट्रेडिशनल न्यूज़ सोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डेटा को एक साथ एनालाइज करके एक जगह प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप ऐसी ही जटिल खबरों को AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड के रूप में बारीकी से प्राप्त करना चाहते हैं तो www.stylonews.com पर आज ही सब्सक्राइब करें। ये जानकारी पाने का एक बेहद नया और शक्तिशाली तरीका है। इस तथ्यात्मक चर्चा को सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किन अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विषयों पर ऐसा ही गहन विश्लेषण आवश्यक है, इसके सुझाव जरूर प्रदान करें और स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। ऐसी भागीदारी ही इस मुद्दे की समझ को और बेहतर बनाती है। अंत में एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो इस पूरी चर्चा के संदर्भ में बेहद मायने रखता है। अब तक सैन्य तकनीक सिर्फ सरकारों के पास होती थी, लेकिन सोचिए अगर टर्की से ड्रोन्स जैसी कमर्शियल AI और तकनीक छोटे देशों के सैन्य बल को मजबूत कर सकती है, तो क्या होगा जब आने वाले कल यही सस्ती AI और एडवांस ड्रोन तकनीक इन आतंकी गुटों और अलगाववादियों के हाथ आसानी से लग जाएगी? एक बेहद डरावना ख्याल है। जब राज्यों और आतंकी गुटों के बीच तकनीक का ये अंतर मिट जाएगा तो भविष्य के युद्ध की शक्ल कैसे बदलेगी?
उस नए युद्ध क्षेत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस विचारोत्तेजक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। अलविदा और अगले विश्लेषण तक जागरूक रहें।